ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली ये चीज़ समझी थी कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स को स्फेरिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब अगर आपने उनको याद कर लिया हो तो हम आज अगला चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम फॉर एल स्क्वायर ऑपरेटर। मतलब एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालते हैं हम लोग, है ना। एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ लाइक एच एटम। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को यूज़ करके हम इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हेडिंग दो, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम फॉर एल स्क्वायर ऑपरेटर। ठीक है ना। तो एल स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं या फिर क्या प्रॉब्लम होती है इसके लिए। तो पहले आपको बात तो याद होनी चाहिए, आइगन वैल्यू फोर ऑफ एल स्क्वायर मतलब आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। वैसे आपको मैं समझा चुका हूँ कि एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू है ना, वो जे स्क्वायर की तरह ही होती है। आप लोगों ने जे स्क्वायर का पढ़ा है ना। जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, एच कट स्क्वायर जे इंटू जे प्लस वन। ये तो पता है आपको। ऐसे ही एल स्क्वायर की होती है। सो वी नो द आइगन वैल्यू इक्वेशन द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एल स्क्वायर ऑपरेटर ऑफ एल स्क्वायर ऑपरेटर। देखो, आइगन वैल्यू इक्वेशन ये होती है कि जब किसी भी ऑपरेटर को हम लोग किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाते हैं तो वही वेव ऑपरेटर आप वही वेव फंक्शन आपको मिल जाता है और साथ में आती है आइगन वैल्यू। तो आपको बताइए आइगन वैल्यू क्या होती है, जे स्क्वायर की एच कट स्क्वायर जे इंटू जे प्लस वन। ऐसे ही एल स्क्वायर की आपको याद रखनी है कि एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन। ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, अभी कल आपको समझाया था मैंने कि एल स्क्वायर को अगर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। एल स्क्वायर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने पर आप लोग जब इसको लिखते हो, तो मैंने कल लिखा था ऊपर वाली लाइन में, देखना कहाँ लिखा था, ये रहा। ये लिखवाया था मैंने माइनस का एच कट स्क्वायर, मतलब लास्ट लेक्चर देखना उसमें एल स्क्वायर को दिखा होगा। फिर अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, डेल अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर डेल अपॉन डेल थीटा का, अच्छा सोलू का ये लिखा था ना मैंने, वन अपॉन साइन थीटा। तो वन अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। देखना अपना रजिस्टर उठा के एक बार, ये लिखा था अपन ने एल स्क्वायर का वैल्यू। फिर लिखा था कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक को अपन क्या बोलते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर बोलते हैं ना। तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड डेल टू अपॉन डेल फाइव स्क्वायर। तो अगर मैं स्फेरिकल सिस्टम में वर्क करता हूँ, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एच एटम हाइड्रोजन एटम के साथ डील करते हैं। हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, वो स्फेरिकल सिस्टम में ही वर्क करता है। तो अब जब स्फेरिकल सिस्टम में वर्क करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का एच का स्क्वायर वन अपॉन साइन थीटा देन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
del 2 अपॉन del फाई स्क्वायर है ना। और जो साइन होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सिस्टम में वर्क करेगा, और यहाँ पर एच का स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन की फॉर्म। अब देखो साइन का सॉल्यूशन निकालना है मुझे, तो हमेशा साइन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो कहीं पर भी आर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, केवल थीटा और फाई के ऊपर है, तो हम लोग थीटा और फाई से डील करते हैं। आर छोड़ो एक बार, क्योंकि आर यूज़ आएगा ही नहीं। आपका केवल साइन जो है ना थीटा और फाई के साथ ही वेरी कर रहा है, तो हम लोग केवल थीटा और फाई के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो थीटा और फाई के साथ अगर डील करते हैं मान लो, तो साइन जो है थीटा और फाई का फंक्शन है, तो इसको दो फंक्शन के मल्टीपल की फॉर्म में मान लेते हैं। पहला फंक्शन जो होगा वो प्योरली थीटा के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जिसे बोल देंगे एच थीटा, और दूसरा फंक्शन जो होगा वो प्योरली फाई के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जिसे हम बोल देंगे फाई फाई। तो वेव फंक्शन को हम दो वेव फंक्शन के मल्टीपल की फॉर्म में मान सकते हैं बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेशन मेथड। आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में वेरिएबल सेपरेशन, कि अगर कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा का वेरिएबल होता है तो उसे हम इस तरह से वेरिएबल को सेपरेट करके मान सकते हैं। जब इसको हम यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, तो माइनस का ये एच का स्क्वायर तो काट दो, कोई काम का नहीं है, तो माइनस का ये माइनस भी इधर ले लो, यहाँ पर केवल रहने दो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल फाई स्क्वायर। यहाँ पर लिखो एच थीटा और फाई फाई बराबर एल इंटू एल प्लस वन एच थीटा और फाई फाई, ठीक है। अब सुनो, जो जिसका वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में आप लोग उसको रख दो, बाकी तो कांस्टेंट है। जैसे मान लो इसको इस पर कराएंगे ऑपरेट, तो वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है कि फाई तो बाहर आ जाएगा, बिकॉज फाई थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो फाई फाई अपॉन ये, और ये थीटा वाला फंक्शन थीटा के ऊपर इन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मतलब डेल अपॉन डेल थीटा और ये एच थीटा, ठीक है ना। और ऐसे ही फाई के ऊपर फाई वाला होगा और एच बाहर आ जाएगा, तो एच को बाहर ले लो, क्योंकि जो थीटा वाला फंक्शन है वो फाई से इंडिपेंडेंट है, तो केवल फाई वाले को ही आप जो है इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस आपने ले लिया बाहर, तो माइनस ले लो, माइनस एल इंटू एल प्लस वन एच थीटा और फाई। क्या हो रहा है, पेन अपने आप चल रहा है मेरा, पेन टैप को क्या हो गया, पेन टैप वर्क नहीं कर रहा आज। एल इंटू एल प्लस वन एच थीटा और फाई फाई, ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आगे, कहाँ गई वो स्लाइड ही गायब हो गई। ये रही। तो यहाँ देखो, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अब देखो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, एच थीटा और फाई फाई से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय एच थीटा एंड फाई फाई लिख दो यहाँ पर, एच थीटा एंड फाई फाई से डिवाइड करने पर डिवाइडिंग बाय एच फाई, तो फाई से फाई कट जाएगा पहले वाले में, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन एच थीटा साइन थीटा, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं,
अब देखो पहली टर्म जो है ना वो प्योरली थीटा की बन चुकी है, पहली टर्म प्योरली थीटा की बन गई, और यहाँ पर दूसरी टर्म में फाई आ गया, तो फाई फाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर केवल कितना बचा, एल इंटू एल प्लस वन बचा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं कि मुझे इस टर्म को भी केवल थीटा के ऊपर डिपेंडेंट बनाना है, फाई के ऊपर, ये साइन थीटा वाला हमें गायब करना पड़ेगा। तो साइन थीटा वाला गायब करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली इसको मिटा दे, फालतू का आ गया। तो मैं इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लिखो मल्टीप्लाइंग बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ केवल कितना बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन, यहाँ बचेगा एच थीटा। अरे यार ये पेंटे भी वर्क नहीं कर रहा, यहाँ बचेगा साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने पर लिखना एक बार, मल्टीप्लाइंग बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो इस टर्म में कितना बचेगा, ये पहली टर्म हो जाएगी तुम्हारे पास, ये अपने आप मिट गया। अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते साइन थीटा अपॉन एच थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा ठीक है, और यहाँ ये जो माइनस वाली टर्म है ना इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगी, तो एल इंटू एल प्लस वन, और साइन स्क्वायर थीटा से आपने मल्टीप्लाई कर ही दिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ तो माइनस वन अपॉन फाई फाई और डेल टू फाई फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। अब आप देखो एल एच एस जो है ना वो कम्प्लीटली थीटा डिपेंडेंट है, और आर एच एस जो है ना वो कम्प्लीटली फाई डिपेंडेंट है। तो जब आर एच एस हमारा थीटा से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब हम इसको पर्टिकुलरली किसी कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। तो आप एक लाइन लिखो, आर एच एस ऑफ अबाउ इक्वेशन, ये लिखो आप, मैं लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज पेन नहीं चल रहा ढंग से, तो आप लोग एक लाइन लिखो, आर एच एस ऑफ अबाउ इक्वेशन is a function of theta, sorry, RHS of above equation is a function of phi, RHS of above equation is a function of phi, and LHS it depends only on theta variable, and LHS is depends only on theta variable, that is LHS and RHS does not depend on each other, that is
LHS and RHS does not depend on each other. LHS and RHS does not depend on each other. So they both are individual. हाँ हाँ बोलो. डिपेंड टू ईच अदर की बात रिपीट करो. ओके ओके, दोबारा सुन लो. दैट इज LHS and RHS does not depend on each other, so they both are individually equal to. So they both are individually equal to some constant. Say some constant. So they both are individually equal to some constant. देखो कौन सा constant होगा वो, नीचे लिख लो. अरे यार ये अपने आप ही काम कर रहा है, मेरा तो पता ही नहीं. नीचे लिख लो सेज एम स्क्वायर, मतलब उसको हम मान लेते हैं एम स्क्वायर के बराबर है वो. सेज एम स्क्वायर, इसका मतलब ये है फ्रॉम आर एच एस को भी हम लोग उस कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे. दैट इज 1/5 del 2 phi अपॉन del phi स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर. हमने मान लो उसको एम स्क्वायर के बराबर मान लिया, तो इसको आप सोल्व करोगे तो del 2 phi अपॉन del phi स्क्वायर प्लस इसको इधर आर एच एस में ले जाओ और इसको एम स्क्वायर 5. तो ये क्या बन गई हमारे पास, ये हो गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. और इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है, फिक्स है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. नीचे लिख लो इस इक्वेशन के बाद में एक लाइन लिखो, दिस इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इक्वेशन is a second order differential equation having a general solution ये लिख लो, ठीक है. तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है ना. आप इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर जो भी है. नाउ अब एलएचएस की बात करते हैं. जब आरएचएस एम स्क्वायर के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है एलएचएस तो आरएचएस के बराबर है ही सही, तो आरएचएस भी अपने आप क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो एच साइन थीटा अपॉन एच थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल एच थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है ना. थोड़ा और सोल्व करो इसको, एम स्क्वायर को उधर ले आओ, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो, तो ये सब काम करो. साइन थीटा का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ सॉरी एच थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो एच थीटा का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तो बच जाएगा ये वाली चीज़. प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर को यहाँ निकाल लो और फिर ये एच थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी बन जाएगी ना. एच थीटा का मल्टीप्लाई करने पर आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी. अब अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देता हूँ मान लो, तो लिखना डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बाय
साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ कितना बचेगा, अरे यार ये पेन मेरा वर्क ही नहीं कर रहा, अपने आप ही चल रहा है ये। तो लिखो डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा। यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, साइन थीटा के ऊपर डेल अपॉन डेल थीटा के ऊपर एच थीटा के ऊपर। यहाँ फ़र्क पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और एच थीटा बराबर 0। ठीक है, नाउ अब इसको सोल्व करना है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दो इसको। इसको सोल्व करने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, और वो कुछ काम ये करना पड़ेगा, अगर मैं x इज इक्वल टू कोस थीटा मान लेता हूँ, मतलब मुझे अब इस थीटा वाली इक्वेशन को x में कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊँ। तो इसको करने के लिए मान लो लेट x इज इक्वल टू मान लो, मैं इसे मान लेता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू कोस थीटा। सपोज x की वैल्यू कोस थीटा हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं डेल अपॉन डेल थीटा कन्वर्ट करूँगा तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज़ डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, लाइक दिस। अब डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस साइन थीटा। तो इस अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये एक्स में कन्वर्ट हो गया। इक्वेशन नंबर 3, अब 3 से वैल्यू आप 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो ये सब पुट करने के बाद में हमारे पास ये भी है कि जो एच थीटा है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सब वैल्यू ऊपर पुट करेंगे ना 2 में, तो आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, दैट इज़ डेल अपॉन डेल एक्स सॉल्व करने के बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एच एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर था ना तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर क्या बच गया, एच एक्स। तो ये सारे कुछ चेंज आएंगे उसके अंदर। अब देखो इधर, ये नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बेटा। आप लोगों ने अगर बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा हो तो आप लोगों ने कुछ स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना। स्टैंडर्ड होते हैं, बोलते हैं उनको स्टैंडर्ड, जैसे 4 प्रकार की होती है जिसे हम नॉर्मली सोल्व नहीं कर सकते। हर्माइट, बेसल, लागेर और लेजेंड्रे, ऐसे 4 प्रकार की कुछ स्पेशल होती है इक्वेशन जिन्हें हम लोग सोल्व नहीं कर सकते। ये उन चारों में से कोई एक टाइप है, क्योंकि ये स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसका टाइप है लेजेंड्रे। तो ये क्या है, लेजेंड्रे इक्वेशन है। तो लिखो यहाँ पे नीचे लिखो, एक लाइन लिखना नीचे, अबाव इक्वेशन इज अ लेजेंड्रे इक्वेशन। अबाव इक्वेशन is a Legendre equation of second order. Above equation is a Legendre equation of second order
and the solution can be shown and the solution can be shown in term of Legendre polynomial. इन टर्म ऑफ लेजेंड्रे पोलिनोमियल, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, एच एक्स बराबर एन एल एम, एक तो ये आएगा एन एल एम। एन एल एम मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और सॉल्यूशन में क्या जाएगा लेजेंड्रे पोलिनोमियल, मतलब लिखो सॉल्यूशन इसका एच एक्स बराबर एन एल एम, और लेजेंड्रे पोलिनोमियल मतलब कितना हो गया पी एल एम कोस थीटा, दैट इज द लेजेंड्रे पोलिनोमियल। लिख लो यहाँ पर वेयर पी एल एम कोस थीटा बराबर लेजेंड्रे पोलिनोमियल और एन एल एम बराबर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इसकी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे मान लो अगर हम लोग एस ऑर्बिट की बात करें, सो एस ऑर्बिट में क्या होता है, एल की वैल्यू 0 होती है, और जब एल 0 जाएगा एस ऑर्बिट में तो यहाँ पर पी 0 कोस थीटा वर्क करेगा। तो एस ऑर्बिट के लिए एल बराबर 0 होता है और उसके लिए पी 0 कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है। अरे यार ये खत्म। इसी प्रकार हम लोग जब पी ऑर्बिट की बात करते हैं तो पी ऑर्बिट के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। अगर पी ऑर्बिट की बात की जाए तो पी ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर P1 कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा होती है। ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाओ तो आपको सेकेंडरी में देखना पड़ेगा कि P1 की वैल्यू कितनी होती है, P2 की वैल्यू कितनी होती है, लाइक तो एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्टली वेव फंक्शन का अगर सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो लास्ट एंड फाइनल लिख लो फटाफट से, दैट इज वेव फंक्शन बराबर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है एच का और फाई का। तो एच आपने निकाल ही लिया है ना, एन एल एम और लेजेंड्रे पोलिनोमियल पी एल एम कोस थीटा, और फाई मतलब कितना हो गया सी एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा एम फाई। दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एल स्क्वायर ऑपरेटर जिस पर ऑपरेट होता है वेव फंक्शन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अब एल स्क्वायर की आइगन स्टेट हमने निकाल ली है, दैट इज द आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड। तो ये क्या है, आइगन स्टेट है एल स्क्वायर एल जेड की। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि एल स्क्वायर एल जेड की आइगन स्टेट क्या निकालते हैं। ठीक है। तो इसे आइगन फंक्शन भी बोल सकते हो आप, ऊपर लिखाया होगा ना मैंने, देखो आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट, हेडिंग में क्या लिखाया था, आइगन फंक्शन लिखाया होगा कहीं ना कहीं। तो ये हम लोगों ने साइन को सोल्व कर लिया कि साइन कैसे, अच्छा ये आइगन गलत लिखा दिया, या चेंज कर लो, दिस इज द आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट। हमने क्या सोल्व किया आज, हम लोगों ने एल स्क्वायर का आइगन स्टेट निकालना सीखा है। तो हेडिंग में लिखना आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर, आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर लिखना है ना हेडिंग के अंदर, वो मैंने आइगन वैल्यू गलत लिखाया था, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेना, इस जगह ब्रैकेट में लिख देना आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की आइगन स्टेट इस प्रकार निकालते हैं, ये आप देख लो एक बार फटाफट से। ठीक है ना। तो ये साइन थीटा फाई होता है
और साइन थीटा फाई की वैल्यू को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है।